रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इनके आंसर्स हैं, जो कि पिछले भी जो पेपर्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है रक्तज कृमि का वर्ण होता है। जो रक्तज कृमि होते हैं उनका क्या वर्ण बताया गया है, तो उनका बताया गया है कि रक्तज कृमि जो होते हैं उनका वर्ण ताम्र वर्ण का होता है। फिर जो है रक्तज कृमि है, रक्तज कृमि किन्हें माना गया है, केसाद को, रोमद्वीप को या विंसद को। तो यहाँ पे जो है ये तीनों ही जो कृमि बताए गए हैं उनमें से इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है रक्तज कृमि द्वारा उत्पन्न रोग। तो रक्तज कृमि के द्वारा कौन कौन से उत्पन्न रोग होते हैं, केस और नख विकृति होती है, कुकुड़ा की विकृति होती है या फिर कुष्ठ। तो इनमें से जो है जो का और खा मतलब कहने के मतलब है कि केस और नख जो होते हैं उसमें विकृति होती है रक्तज कृमि के द्वारा, और कुष्ठ में, ये जो दो होते हैं इन्हीं दोनों में रक्तज कृमि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, रक्तज कृमि द्वारा उत्पन्न रोग पूछा गया था, तो केस और नख विकृति करते हैं और कुष्ठ। उसके बाद है कफज कृमि है। कफज कृमि किसे माना गया है, तो यहाँ पे जो है केकूरक को माना गया है या फिर महागुद को माना गया है या सौसुरात को माना गया है या उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो है जो हमारा महागुद होता है वो जो होता है वो कफज कृमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद है लेलीह। लेलीह किसके अंतर्गत आता है, तो लेलीह जो होते हैं वो पुरीसज कृमि जो होते हैं उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद है जो रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करने के बाद स्वयं भी बने रहते हैं उन्हें कहते हैं, जो रोग एक बार उत्पन्न होते हैं और स्वयं भी, तो उसको कहते हैं उभय अर्थकारी रोग। ये कहा जाता है इन्हें उभय अर्थकारी रोग। जो खुद जो रोग दूसरे रोगों को उत्पन्न करें और स्वयं भी बने रहें, मतलब खुद तो बने ही रहते हैं और दूसरे रोगों को भी बना के रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं या उत्पन्न करते हैं, उभय अर्थकारी। इसके बाद है कि रोग मार्ग हैं। रोग मार्ग कितने बताए गए हैं, तो रोग मार्ग जो है वो 3 बताए गए हैं, 3 रोग मार्गों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है पक्षवद, राज्यक्षमा, हृदय रोग आदि हैं। पक्षवद, राज्यक्षमा और हृदय रोग ये तीनों किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब जो आते हैं ये शाखागत के अंतर्गत नहीं आते, कोष्ठगत के अंतर्गत नहीं आते, ये आते हैं मर्मगत के अंतर्गत। तो इसका आंसर जाएगा मर्मगत। इसके बाद है जनपदों उध्वंस भाव हैं। कितने भाव माने गए हैं जनपदों उध्वंस के, तो जनपदों उध्वंस के 4 भाव माने गए हैं। मिथ्या आहार विहाराभ्यम दोषाः हिम आमाशय आश्रयाः। ये किसके लिए कहा गया है, तो देखिए ये कहा गया है ज्वर के सामान्य लक्षण में बताया गया कि मिथ्या आहार विहार, इनका दोष का और आमाशय का आश्रय लेना, ये सब जो है ये ज्वर के सामान्य लक्षणों के अंतर्गत आते हैं, ज्वर के समान संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं, लक्षण में नहीं, समान संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि ज्वर के समान लक्षण हैं। ज्वर का समान लक्षण क्या बताया गया है, तो ज्वर का समान लक्षण बताया गया है स्वेद अवरोध, सर्वांग ग्रहण और संताप। तो ये जो तीनों ही लक्षण बताए गए हैं ये सभी जो हैं ये समान लक्षण में आते हैं ज्वर के। श्रम, अर्ति, विवर्णताम, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये जितने भी कहे गए हैं तो ये जो आते हैं ये आते हैं ज्वर के पूर्व रूप में। ठीक है, इसके बाद है कफज ज्वर का विशिष्ट पूर्व रूप है। कफज ज्वर जो होता है उसका विशिष्ट पूर्व रूप किसे माना गया है, तो अरुचि को, जिह्वा को नहीं माना गया है, नयन दाह को नहीं माना गया है, अरुचि को कफज ज्वर का विशिष्ट पूर्व रूप कहा गया है, क्योंकि कफ बढ़ने से अरुचि की प्राप्ति होती है। इसके बाद है पित्त प्रधान सन्निपात ज्वर का काल कितने दिन कहा गया है। पित्त प्रधान अगर हो और सन्निपात ज्वर का काल हो तो उसको 10 दिन कहा गया है। इसके बाद है विषम आरंभो क्रिया काल अनुषंगवान कहा है। ये किस आचार्य ने इसका वर्णन किया है, तो इसे जो कहा है वो है वाग्भट। ठीक है, वाग्भट ने इसे कहा है। इसके बाद है चरक के अनुसार दोष
मांस मेद धातु आश्रित होकर उत्पन्न करते हैं। मांस मेद धातु आश्रित होकर क्या उत्पन्न करते हैं? तो देखिए इसमें जो है मांस मेद और इसमें कहा गया है चरक के द्वारा। तो ये जो होते हैं ये संतत ज्वर नहीं होते हैं, तृतीयक ज्वर नहीं होते हैं। अन्य ध्युष्क जो जर होते हैं उसमें मांस मेद धातु में आश्रित होकर उसे कहलाता है अन्य ध्युष्क ज्वर। इसके बाद है आमज अतिसार का वर्णन किया है। आमज अतिसार जो है वो किसने वर्णन किया है? तो ये किया है सुश्रुत ने, आमज अतिसार का। इसके बाद जो है कम मात्रा में अधिक बार कफ युक्त मल का निःसरण लक्षण है। ये किसका लक्षण कहा गया है? कि कम मात्रा में अधिक बार और कफ के साथ। तो ये कफ के साथ जैसे ही कह देते हैं तो यहाँ पे जो है कफ के साथ प्रवाहिका में जो होता है ये कफ के साथ अधिक कम मात्रा में अधिक बार निःसरण होता है। ठीक है। सुश्रुत के अनुसार विदग्धा जीर्ण की चिकित्सा क्या माना गया है? ठीक है। तो विदग्धा जीर्ण की जो चिकित्सा मानी गई है वो मानी गई है वमन। ठीक है। सैन किसकी चिकित्सा है? सैन जो कहा गया है वो किसकी चिकित्सा है? तो इसमें जो है रस शेषा जीर्ण जो होता है उसमें क्या होता है कि दिन में सोने के लिए कहा गया है। तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा रस शेषा जीर्ण। इसके बाद आता है कि अजीर्ण का उपद्रव। अजीर्ण के जो उपद्रव होते हैं उसमें मूर्छा, प्रलाप या वमन, ये जो तीनों ही हैं ये तीनों ही या उपरोक्त सभी अजीर्ण के उपद्रव हैं। अतिसार और वमन का एक साथ होना लक्षण है। अतिसार और वमन का एक साथ होना किसका लक्षण माना गया है? तो ये माना गया है विसूचिका का। ठीक है। कि नीचे से भी और ऊपर से भी, कहने का मतलब है कि ऊर्ध्व भाग से भी और नीचे के भाग अधोभाग से भी जब एक साथ निःसरण हो तो उसको माना गया है विसूचिका। फिर विसूचिका के उपद्रव कितने बताए गए हैं? तो विसूचिका के उपद्रव जो हैं वो बताए गए हैं 5 उपद्रव बताए गए हैं। चरक अनुसार पांडु रोग के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसके जो भेद बताए गए हैं वो बताए गए हैं 5। उसके बाद जो है हारित के अनुसार पांडु रोग के भेद कितने बताए गए हैं? तो हारित जो हैं उन्होंने बताया है 8 भेदों का बताया है, जबकि चरक ने सिर्फ 5 भेद ही बताए हैं। किस आचार्य ने कामला और हलीमक को पांडु रोग का एक ही भेद माना है? मतलब एक भेद में ही सभी को मान लिया है। तो उन्होंने आचार्य हारित जो थे उन्होंने पांडु रोग के ही अंतर्गत इनको हलीमक और हरीमक और कामला जो है उसको एक ही भेद मान लिया था। रक्त पित्त का पूर्व रूप क्या कहा गया है? रक्त पित्त का पूर्व रूप क्या कहा गया है? तो इसमें आप देखेंगे कि शीत कामत्वम, जब रक्त पित्त होता है तो शीत की इच्छा होती है, वमन होता है, लौह गंधी श्वास निकलता है। तो उपरोक्त तो सभी जो हैं वो रक्त पित्त के पूर्व रूप हैं। असाध्य रक्त पित्त किसे कहा गया है? तो जब रक्त पित्त दोनों ही भागों से मतलब तिर्यक गति से हो जाए, जब ऊर्ध्व होता है तो भी साध्य होता है, अधो होता है तो भी साध्य होता है, लेकिन जब ये तिर्यक गति में हो जाता है तब यह असाध्य हो जाता है। अंश पार्श्व अभिताप संताप कर पादयो, ये किसके लक्षण बताए गए हैं? तो ये जो है ये राज्य क्षमक है, जो 3 रूप बताए गए हैं उनके लक्षण ये बताए गए हैं। इसके बाद है षड रूप राज्य क्षमा में रक्त स्टीवन कहाँ है? ठीक है। किस आचार्य ने षड रूप का वर्णन किया है? तो ये किया है सुश्रुत ने। ठीक है। रक्त स्टीवन कहा है सुश्रुत ने। इसके बाद है कि जो चरक हैं उन्होंने 11 रूप में रक्त स्टीवन को माना है। चरक ने 11 को माना है और इन्होंने 6 के अंदर ही मान लिया है। ठीक है। फिर है सा रक्त मूत्रता एवं पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह लक्षण कहा है। ठीक है। ये सब लक्षण किसके कहे हैं? तो ये हो जाता है छीण के जो लक्षण होते हैं उनके अंतर्गत ये आता है। काश का निदान है, जो काश है उसका निदान क्या कहा गया है? धूम उपहत या वेग अवरोध दोनों या कोई नहीं। तो इनमें जो है दोनों ही जो कहे गए हैं कि वेग अवरोध और धूम उपघात ये दोनों ही काश का निदान है। इसके बाद है कि
क्षतज काश जो होता है, क्षतज काश जो होता है उसे क्या माना गया है? सुख साध्य माना गया है जी नहीं, काष्ठ साध्य नहीं, याप माना गया है। ठीक है, क्षतज काश को। उसके बाद जो है सर्वगात्र सर्वगात्र विकम्पिनी लक्षण किसका माना गया है? ठीक है, तो ये माना गया था हिक्का में। हिक्का में भी किसका? यमल हिक्का का नहीं, गंभीर हिक्का का नहीं, महा हिक्का में जो है ये बताया गया है सर्वगात्र विकम्पनी। ठीक है, इसके बाद जो है गंभीरा हिक्का है। गंभीरा हिक्का को क्या कहा गया है? साध्य कहा गया है, कष्ट साध्य कहा गया है, या साध्य कहा गया है, या कष्ट साध्य कहा गया है, या असाध्य कहा गया है? तो गंभीरा हिक्का जो होती है वो असाध्य की श्रेणी में रखा गया है। महाश्वास लक्षण में क्या बताया गया है कि महाश्वास का लक्षण क्या होता है? तो देखिए, विभ्रांत लोचन होता है, विवृत अक्ष नैने होता है, प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान ये भी होता है। तो उपरोक्त जो सभी हैं, ये सभी जो तीनों बताए गए हैं, ये महाश्वास के ही लक्षण बताए गए हैं। ऊर्ध्व दृष्टि एवं विभ्रांताक्ष लक्षण हैं। ये जो ऊर्ध्व दृष्टि या विभ्रांताक्ष लक्षण किसके बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं श्वास के। इसके बाद है तमक श्वास का लक्षण। तमक श्वास का क्या क्या लक्षण होता है? तो उसके लिए क्या क्या बताया गया है? निद्रानाश होता है, अशीनो लाभते सौख्यम ये भी होता है, उच्छिताक्षो ये भी होता है। तो इन जो सभी हैं वो तमक श्वास के लक्षण के रूप में देखे जाते हैं। विप्लुताक्ष एवं रक्तलोचन लक्षण किसका माना गया है? ठीक है, तो ये माना गया है छिन्न श्वास के अंदर। ऊर्ध्व श्वास में नहीं होते हैं, तमक श्वास में भी नहीं, महाश्वास में भी नहीं, ये छिन्न श्वास में जो है माना गया है। गदर्भवत स्वर ये किसमें कहा गया है? गदर्भवत स्वर, तो ये जो होता है ये स्वर भेद के अंतर्गत आता है। और स्वर में भी किसमें आएगा? तो ये वातज में जो होता है वो गदर्भवत स्वर का लक्षण मिलता है हमें। छर्दी के उपद्रव में क्या क्या आता है? तो छर्दी के उपद्रव में यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्धि विभ्रम होता है, तमक श्वास होता है, काश होता है। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? उपद्रव के अंदर, वो भी छर्दी के। इसके बाद जो है सुश्रुत के अनुसार उन्माद के भेद कितने कहे गए हैं? सुश्रुत के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये 6 भेद कहते हैं सुश्रुत। इसके बाद है स्मृतेर अपांगम ये किसका लक्षण कहा गया है? ठीक है, तो ये किसका लक्षण बताया गया है? तो ये उन्माद का नहीं बताया गया है। स्मृति से जो रिलेटेड होता है वो होता है अपस्मार, तो अपस्मार में यह बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है वृश्चिक दंश के सदृश वेदना होती है। वृश्चिक दंश के सदृश किसमें वेदना होती है? तो आमवाद जब होता है तो उसमें वृश्चिक दंश के प्रति जो है हमें वेदना होती है। माधवकार ने परिणाम सूल के भेद किए हैं। जो माधवकार थे उन्होंने परिणाम सूल के कितने भेद किए हैं? तो उन्होंने बताया था कि 4 भेद होते हैं परिणाम सूल के। कौन सा विसर्प सुश्रुत ने माना है? कौन सा विसर्प जो है वो सुश्रुत ने अलग से माना था? तो उन्होंने क्षतज विसर्प का एक अलग से बताया था। त्रिदोषज विसर्प तो सभी ने माने हैं, मतलब चरक ने भी माने। इसके बाद है अग्नेय विसर्प में दोष। अग्नेय विसर्प में कौन कौन से दोष होते हैं? तो ये जो है अग्नेय विसर्प में आप देखेंगे कि सिर्फ पित्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो होता है वात और पित्त दोनों ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि विसर्प के उपद्रव में क्या क्या माना गया है? तो विसर्प के उपद्रव में त्वक मांस धारण ये होता है, अतिसार भी होता है उपद्रव रूप, और ज्वर भी होता है। तो उपरोक्त तो सभी जो हैं वो तो चिप जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चिप है। चिप किसे माना गया है? तो जो चिप रोग होता है उसमें जो है हृदय व्याधि को हम नहीं मानते, वात व्याधि को नहीं, मूत्र व्याधि को नहीं, नख जो रोग होते हैं वो जो होते हैं वो चिप माने जाते हैं। ठीक है, दारुणक में दोष, दारुणक जो होता है उसमें कौन सा दोष माना गया है? तो उसमें माना गया है वात और कफ। जो दारुणक होता है उसमें वात और कफ जो होता है, वात कफ प्रधान होता है, तो उसे दारुणक कहते हैं।
ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हम इसमें क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे और सरल बनाया जा सके इस चीज़ को, उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और इसके लिए आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसके पीजीज के क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। बीएमएस से रिलेटेड भी आप अगर किसी ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।